Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Fawzia Muslim and I belong to University of Karachi. This video is for first year honors students and the topic of this video is Introduction to the Quantum and the Wave Mechanics. So let's start with the introduction of these topic. Basically, what is quantum mechanics? So basically quantum mechanics is the study of the how atomic particles exist and interact with each other. क्वांटम मैकेनिक्स में हम इस बात को स्टडी करते हैं कि एटॉमिक लेवल पर पार्टिकल्स किस तरह एग्जिस्ट करते हैं और किस तरह आपस में इंट्रैक्शन करते हैं, राइट। एक मैकेनिक्स हम लोगों ने पढ़ी थी क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल थ्योरीज़ की जब बात हम करते हैं तो उसमें हम बल्क मटेरियल की बात करते हैं, हम कभी भी उसमें एटॉमिक लेवल की बात नहीं करते। बट क्वांटम मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं एटॉमिक लेवल को, कि एटॉमिक लेवल पर पार्टिकल्स किस तरह एग्जिस्ट कर रहे होते हैं और किस तरह इंट्रैक्ट कर रहे होते हैं आपस में। तो इस स्टडी को हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, राइट। जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं बल्क मटेरियल को। तो क्लासिकल मैकेनिक्स अलाउज द साइंटिस्ट टू मेक वेरी एक्यूरेट प्रोडक्शन अबाउट बिग ऑब्जेक्ट्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में साइंटिस्ट इस काबिल होते हैं कि वो बहुत एक्यूरेट प्रोडिक्शन कर सकते हैं, बट सिर्फ बड़े ऑब्जेक्ट्स के बारे में, बल्क मटेरियल के बारे में। बट जो उनकी ऑब्जर्वेशंस होती है, जो प्रोडिक्शंस होती हैं, वो फेल हो जाती हैं जब वो आहिस्ता आहिस्ता एटॉमिक लेवल पर आते जाते हैं। यानी कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो वो बल्क मटेरियल पर, बड़े ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई कर रहे होते हैं, वो एटॉमिक लेवल पर आते आते फेल हो जाते हैं, राइट। अब वो किस तरह से फेल होते हैं उनकी कुछ एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स हमें ये भी बताती है कि किस तरह से डिफरेंट एटॉमिक लेवल पर जो एनर्जी के लॉज हैं वो वर्क करते हैं। यानी कि जो भी काम हो रहा है वो बहुत ही माइनर लेवल पर, बहुत ही एटॉमिक लेवल पर हो रहा है, ठीक है। जब 20वीं सेंचुरी का स्टार्ट था तो फिजिसिस्ट इस बात को सोचते थे कि शायद अब केमिस्ट्री और फिज़िक्स में कुछ भी ऐसा नहीं रहा जिसको हम डिस्कवर करें। लेकिन जब उन्होंने इस बात को देखा कि जो रूल्स और जो प्रिंसिपल्स उन्होंने बनाए हैं वो बड़े ऑब्जेक्ट्स पर तो एक्यूरेटली अप्लाई हो रहे हैं, बट वही रूल्स एंड प्रेडिक्शंस और यू कैन से प्रिंसिपल्स आर बेसिकली गोइंग टू फेल व्हेन दे आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एटॉमिक लेवल। तो फिर उन्होंने इस बात को स्टडी करना स्टार्ट किया और फिर हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स की एक फील्ड जनरेट हुई, ठीक। अच्छा, एक एग्जाम्पल मैंने ये यहाँ पे दी है कि जस्ट थिंक अबाउट योर टोस्टर और स्टोव। तो उसका क्या होता है कि स्टोव के टॉप पर आप पे जो एलिमेंट होता है वो सबसे पहले हॉट होता है, फिर उसके बाद रेड होना शुरू हो जाता है, ठीक, और उसके बाद फिर वाइट हो जाता है। तो ये जो पैटर्न है जिसकी वजह से जो कलर चेंज हो रहा है विद चेंज इन टेम्परेचर, ये किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम रहेगा, राइट। अब वो ऑब्जेक्ट किस मटेरियल का बना हुआ है, किस मेटल का बना हुआ है, इसके ऊपर ये चीज़ डिपेंड नहीं करती। लेकिन हमेशा क्या होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर रेज होगा तो सबसे पहले वो चीज़ रेड होगी, रेड हॉट होगी, ग्लो करेगी और उसके बाद फिर वो वाइट हो जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है? ये कलर चेंज, ये पैटर्न जो है, इसको सबसे पहले साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। क्लासिकल फिजिक्स में एक्सप्लेन करने की उन्होंने कोशिश की, बट दे वर बेसिकली फेल टू स्टडी अबाउट दिस अफेक्ट। उन्होंने बेसिकली एक्सप्लेन तो किया लेकिन वो जो एक्सप्लेनेशन थी वो ठीक नहीं थी। उन्होंने ये सोचा, क्लासिकल फिज़िक्स के जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने इस बात को स्टडी किया और उन्होंने ये बात प्रेडिक्ट की कि हो सकता है कि ये जो लाइट है, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अपने अंदर से एनर्जी इमिट कर रहे हैं और वो जो लाइट है वो यूवी रेंज में है और इस वजह से ये जो है कलर का पैटर्न का चेंज आ रहा है कि वो पहले रेड हॉट होता है उसके बाद फिर वाइट हो जाता है। तो यहाँ पर यकीनन यूवी लाइट इमिट हो रही होगी, बट ये बात सोची क्लासिकल फिज़िक्स वालों ने। बट फिर क्या हुआ? बट देयर एक्सपेरिमेंट्स शोड दैट ऑलमोस्ट नो यूवी वॉज एमिटेड एट ऑल। फिर उनके एक्सपेरिमेंट्स ने इस बात को खुद ही प्रूव कर दिया कि यहाँ पे कोई भी यूवी लाइट एमिट नहीं हो रही। दिस प्रॉब्लम वॉज कॉल्ड यूवी कैटास्ट्रॉफी। इस प्रॉब्लम को उन्होंने यूवी कैटास्ट्रॉफी का नाम दिया। इट वॉज सॉल्व बाय मैक्स प्लांक। उसके बाद मैक्स प्लांक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। मैक्स प्लांक को हम क्वांटम मैकेनिक्स का फादर भी कहते हैं। उन्होंने एक न्यू फार्मूला जनरेट किया फॉर द फ्रिक्वेंसीज ऑफ द लाइट एनर्जी दैट वॉज एमिटिंग फ्रॉम द हॉट बॉडी। उन्होंने एक ऐसा फार्मूला जनरेट किया जो कि हॉट बॉडी में से लाइट एमिट हो रही थी उसके बारे में था। इट शोड
that warm objects would emit red frequencies. वो इस बात को शो करता है कि जो वार्म ऑब्जेक्ट्स हैं वो रेड फ्रिक्वेंसीज को अपने अंदर से emit करते हैं. हॉटर ऑब्जेक्ट्स would emit of all the visible colors. और जो जितना ज़्यादा हॉट होता चला जाता है वो अपने अंदर से सारे विजिबल कलर्स को emit करना स्टार्ट कर देता है. और आपको मालूम है कि सारे विजिबल कलर्स जब कंबाइन हो जाते हैं तो वो एज अ वाइट कलर अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है. वाइट अपनी अपीयरेंस शो करना स्टार्ट कर देते हैं. जैसे कि आपने स्पेक्ट्रम में पढ़ा होगा कि स्पेक्ट्रम में वाइट लाइट को जब हम स्पेक्ट्रम में ब्रेक करते हैं तो वो बैंड ऑफ 7 कलर्स देती है. तो इसका मतलब है कि अगर हम उन 7 कलर्स को कंबाइन कर दें तो वो वाइट लाइट बन जाएगी. बात एक ही है कि वाइट लाइट को हम ब्रेक करें 7 कलर्स में, ये 7 कलर्स को हम कंबाइन कर दें तो वो वाइट लाइट बन जाएगी. तो इसका मतलब है कि उसने ये बात कही कि अगर पहले ऑब्जेक्ट हॉट है वो रेड कलर का दिख रहा है तो इसका मतलब है कि वो रेड कलर की फ्रिक्वेंसीज को अपने अंदर से एमिट कर रहा है. ठीक. और आपको मालूम है कि रेड कलर की जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं वो लार्जर वेवलेंथ की होती हैं और स्मॉलर एनर्जी की होती है. हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई वेवलेंथ बड़ी है तो उसकी एनर्जी कम होगी और अगर कोई वेवलेंथ छोटी है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी. उल्टा प्रोसेस चलता है ये. ठीक है. जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा पीछे E=hν और E=hc/λ. तो एनर्जी और वेवलेंथ दोनों का इन्वर्स रिलेशनशिप है. तो इसका मतलब है कि अगर एनर्जी ज़्यादा होगी वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी. ठीक है. उस फॉर्मूले से भी आप इस बात को प्रेडिक्ट कर सकते हैं. ठीक. तो उन्होंने बेसिकली ये बात कही कि अगर वो रेड कलर शो कर रहा है तो रेड कलर की फ्रिक्वेंसी अपने अंदर से एमिट कर रहा है. इसके अलावा अगर वो वाइट कलर शो कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसने सारी की सारी विजिबल लाइट अपने अंदर से एमिट करना स्टार्ट कर दी और वो कंबाइनली वाइट कलर शो कर रहा है. इम्पॉर्टेंटली Planck's formula predicted that no UV frequencies would be emitted. और जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि प्लांक का जो फार्मूला था वो इस बात को भी बताता है कि यहाँ पे कोई यूवी फ्रिक्वेंसी इमिट नहीं हो रही है. ठीक है. तो बात क्या हो रही थी कि अगर आई एम रिपीटिंग अगेन कि अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको आप हीट करो तो पहले वो रेड कलर का होता है फिर वाइट कलर का होना शुरू हो जाता है. तो ऐसा क्यों होता है? क्लासिकल फिजिक्स के साइंटिस्ट ने ये कहा कि यहाँ पे कोई यूवी रेंज की लाइट इमिट हो रही होगी. बट उनके एक्सपेरिमेंट्स ने खुद ही इस बात को प्रूव कर दिया कि ऐसा नहीं है, यूवी लाइट इमिट नहीं हो रही. उसके बाद मैक्स प्लांक ने इस बात को कहा कि अगर वो रेड कलर शो कर रहा है इसका मतलब है कि ऑब्वियसली वो रेड कलर की फ्रिक्वेंसी को इमिट कर रहा है. और अगर वाइट कलर शो कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर से कंबाइनली सारे कलर्स इमिट हो रहे हैं. ठीक. और उसने एक फार्मूला भी बनाया जो कि इस बात को प्रेडिक्ट कर रहा था कि उसके अंदर से यूवी फ्रिक्वेंसी तो इमिट नहीं हो रही. ठीक. अच्छा, यहाँ पर मैंने एक डायग्रामिकल रिप्रेजेंटेशन की है जिसमें आपको ये पता लग जाएगा कि अगर वैसे तो मैंने इस बात को यहाँ पे शो नहीं किया लेकिन मैं यहीं पर एक चीज़ आपको बता दूँगी. अगर कोई जो एनर्जी है अगर कोई लाइट है वो लो एनर्जी की है तो उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी और अगर हायर एनर्जी की है तो उसकी वेवलेंथ कम होगी. ठीक है. तो यहाँ पर आपके कह लें कि लेफ़्ट हैंड साइड पर वो सारी की सारी रेडिएशंस हैं जो कि हायरली एनर्जेटिक है और लोअर वेवलेंथ पे हैं. ठीक. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकी वेवलेंथ कम है. वेवलेंथ का जो एम्पलीट्यूड है वो आप देख सकते हैं कि कम है. ठीक. जबकि यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप लोअर एनर्जी की लाइट की तरफ जा रहे हैं इनकी वेवलेंथ बढ़ती चली जा रही है. तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से डायग्रामिकल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है. गामा रेज की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, इसकी वेवलेंथ सबसे कम है. उसके बाद आप देख लें कि अल्ट्रा वायलेट है. अल्ट्रा वायलेट की एनर्जी गामा के मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा होती है तो उसकी वेवलेंथ जो है वो आप थोड़ी कम होती है. तो आप देख लें कि यहाँ पे जो इसकी वेवलेंथ है वो इसके मुकाबले में ज़्यादा है. सही. तो जैसे जैसे आप लोअर एनर्जी लाइट की तरफ मूव करते जा रहे हैं जो आपके पास वेवलेंथ है वो बढ़ती चली जा रही है. ठीक है. अच्छा, बिफोर प्लांक साइंटिस्ट बिलीव दैट एनर्जी वाज ऑन क्वांटम कंटिन्यूस स्केल. प्लांक से पहले एक ये भी सोच थी साइंटिस्ट के दिमाग में कि जो भी एनर्जी इमिट हो रही है वो कंटिन्यूस मैनर में हो रही है. जैसे कि मैंने आपको जो स्पेक्ट्रम बताए थे, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम, उसमें मैंने एक बात बताई थी कि पहले जो है क्लासिकल फिज़िक्स इस बात को सोचती थी कि एटम कंटिन्यूसली अपने अंदर से एनर्जी इमिट कर रहा है और अगर वो कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट कर रहा है तो वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देगा. फिर ये बात बाद में ऑब्जर्व हुई कि वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं दे रहा, वो तो लाइन स्पेक्ट्रम दे रहा है. ठीक.
तो ये वही बात हो रही है, उसी ज़माने की बात हो रही है कि प्लांक्स के जो थ्योरीज थी उससे पहले ये बात समझी जाती थी कि लाइट कंटिन्यूसली इमिट हो रही है, या यू कैन से कि एनर्जी कंटिन्यूसली इमिट हो रही है. They thought that it was possible for an object to have any energy value on that scale. और वो इस बात को सोचते थे कि कोई भी एनर्जी वैल्यू हो सकती है, जो भी इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से एनर्जी इमिट कर रहा है तो वो कोई भी एनर्जी वैल्यू इमिट कर सकता है. बट ऐसा नहीं है. जब वो किसी स्पेसिफिक एनर्जी लेवल में होगा तो वो उसी एनर्जी लेवल की एनर्जी को अपने अंदर से इमिट करेगा, अगर वो हायर से लोअर की तरफ जाएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और अगर वो लोअर से हायर की तरफ जा रहा है तो वो उसी स्पेसिफिक एनर्जी लेवल को एब्जॉर्ब करेगा, उसी स्पेसिफिक क्वांटा को एब्जॉर्ब करेगा ताकि वो उस स्पेसिफिक एनर्जी लेवल में जा सके. लेकिन क्लासिकल फिजिक्स इस बात को सोचते थे कि कंटिन्यूस मैनर में एनर्जी इमिट हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, और वो उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है. ठीक, बट ऐसा नहीं है. जो एनर्जीज़ होती हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक होती हैं किसी भी स्पेसिफिक एनर्जी लेवल में जाने के लिए या उससे बाहर निकलने के लिए. ठीक है. Planck's theoretical hypothesis was that at a subatomic level, hot objects could only emit energy in small units or packets. वही बात प्लांक्स ने भी कह दी कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर नीचे मूव करता है तो वो अपने अंदर से एनर्जी इमिट करता है या एब्जॉर्ब करता है, वो हमेशा पैकेट्स की फॉर्म में होती है, जिसको आगे चल के उसने क्वांटा का नाम दिया. ठीक है. और यही बात जो है बेसिकली क्या हो रही है, हॉट ऑब्जेक्ट्स में भी हो रही है. हॉट ऑब्जेक्ट जाहिर सी बात है, अगर हम किसी भी चीज़ को सोर्स से बाहर से हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, हीटअप कर रहे हैं, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, उसके इलेक्ट्रॉन्स को हायर एनर्जी लेवल पर लेकर जा रहे हैं. हॉटर ऑब्जेक्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, भी हायर एनर्जी लेवल पर गए हुए होंगे. तो वही सारी बातें यहाँ पर डिस्कस हो रही हैं. और उस एनर्जी पैकेट्स को उसने क्वांटा का नाम दिया, और सिंगल को हम क्वांटम कहते हैं. Planck said that the amount of energy in a quantum increased with its frequency. उसने यही बात कही कि अगर किसी क्वांटम की एनर्जी ज़्यादा है तो उसकी फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, और अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि लोअर वेवलेंथ की है. ठीक है. एनर्जी ज़्यादा, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा, लोअर वेवलेंथ. एनर्जी कम, फ्रिक्वेंसी कम, हायर वेवलेंथ. ठीक. तो ये बात लाजमी E = h म्यू वाला आपके पास फार्मूला है, देख सकते हैं आप. E = h म्यू में E और म्यू जो है वो दोनों ऊपर आपके पास न्यूमरेटर में है, तो इसका मतलब है कि दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है. एक चीज़ बढ़ाएंगे दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी. लेकिन जब E = hc/λ का फॉर्मूला आप देखते हैं, वेवलेंथ और एनर्जी का रिलेशन देखते हैं, तो उसमें एक चीज़ न्यूमरेटर में है, दूसरी चीज़ वेवलेंथ डिनोमिनेटर में. जिसका मतलब है कि इन्वर्स रिलेशनशिप है. तो वहीं से ये बात आपको बता रहे हैं कि जैसे जैसे आप एनर्जी बढ़ाएंगे फ्रिक्वेंसी भी बढ़ेगी. लोअर फ्रिक्वेंसीज़ की जो लाइट्स होती हैं उनकी एनर्जी भी कम होगी. ठीक है. However, Planck didn't have a reason for why energy was quantum in this way. लेकिन प्लांक्स को ये बात तो मालूम थी कि चले क्वांटम के जो है फॉर्म में रिलीज़ हो रही है एनर्जी, बट जो ये क्वांटम है वो बेसिकली ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे फॉर्म में रिलीज़ क्यों हो रही है एनर्जी, उसके ऊपर जो है रिसर्च करने के लिए इन्होंने उस ज़माने में बहुत सारे लोगों को लेटर्स लिखे कि इस रिसर्च में उनके साथ शामिल हों. और तकरीबन 13 साल बाद नील बोहर नाम का एक साइंटिस्ट था जिन्होंने इस चीज़ का आंसर दिया. बट बिफोर बोहर क्वांटम थ्योरी हेल्प सॉल्व अनदर प्रॉब्लम. इन्होंने इस थ्योरी की, बोहर थ्योरी, क्वांटम थ्योरी के आने से पहले साइंटिस्ट ने एक अनदर प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, जो कि थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से, जो कि बेसिकली इस प्रॉब्लम से को रिलेट करती हुई थी. This is the observation that shining light onto a metal surface can cause ejection of electron from that metal surface. तो बेसिकली क्या बात हो रही है यहाँ पर कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जब आप किसी इलेक्ट्रॉन को किसी मेटल की सरफेस पर स्ट्राइक करते हैं तो वो उस मेटल की सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करवा देता है, और इस फिनोमेना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं. ठीक है. ये बात मैंने पहले भी बताई हुई आप लोगों को क्लास में कि जब मेटल की सरफेस पे किसी इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करवाते हैं तो वो उसकी सरफेस पर से इलेक्ट्रॉन्स को समटाइम्स इजेक्ट आउट करवा देता है. बट मैंने उस वक्त वहाँ पे आपको इस फिनोमेना का नाम नहीं बताया था. ये फिनोमेना बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जो कि रिलेट करता है इस क्वांटम मैकेनिक्स से. आप देख सकते हैं कि मेटल की सरफेस पर लाइट ने स्ट्राइक किया और इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट करवा दिया इसकी सरफेस से. तो बेसिकली दिस फिनोमेना इज रेफर्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट.
तो क्लासिकल मैकेनिक्स डिस्क्राइब्स लाइट इज़ अ वेव। क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है कि लाइट जो है वो वेव की फॉर्म में होती है। द हाइट ऑफ अ वेव इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड बेस। आपको मालूम है कि जो वेव होता है उसकी जो हाइट होती है, जितनी हाइट होगी वो एम्पलीट्यूड कहलाती है। और पर यूनिट टाइम में कितनी वेवलेंथ्स वो क्रॉस करता है उसको उसकी फ्रिक्वेंसी कहते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं द टाइम बिटवीन वेव पीक्स इज़ कॉल्ड इट्स फ्रिक्वेंसी। एक यूनिट सेकंड में कितनी वेवलेंथ्स वो क्रॉस कर देता है तो उसको आप उसकी फ्रिक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, जो हाइट होगी वो एम्पलीट्यूड कहलाएगी और जितनी जो है वो यूनिट टाइम में अपनी वेवलेंथ्स को क्रॉस कर जाता है तो उसको उसकी फ्रिक्वेंसी कहते हैं। अब यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि यू वुड एक्सपेक्ट वेव्स विथ हायर फ्रिक्वेंसी टू हिट एंड इजेक्ट मोर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सरफेस। हम इस बात को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर कोई भी वेवलेंथ हायर फ्रिक्वेंसी की होगी और वो किसी मेटल की सरफेस पर हिट करेगी तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को उसमें से इजेक्ट आउट करवा सकती है। बट एज द मोस्ट क्वांटम एक्सपेरिमेंट्स, लेकिन ये बेसिकली ये बात जो है क्लासिकल फिजिक्स वाले सोच रहे हैं कि अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वो हिट करेगी और हिट करने के बाद उसकी सरफेस पर से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट करवा सकती है। बट क्वांटम एक्सपेरिमेंट्स इस बात को जो है वो अनएक्सपेक्टेडली रिजल्ट्स शो करते हैं। वही कहते हैं कि व्हेन मेटल सरफेस वाज एक्सपोज टू लाइट, जब हम किसी मेटल सरफेस को लाइट से एक्सपोज करते हैं, जो हायर एम्पलीट्यूड की लाइट होती है वो मोर इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट करवाती है। एंड लाइट विद अ हायर फ्रिक्वेंसी काउज्ड इलेक्ट्रॉन्स टू इजेक्ट विद मोर एनर्जी। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्लासिकल फिजिक्स वाले इस बात को सोच रहे थे कि अगर लाइट हायर फ्रिक्वेंसी की होगी तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट करवा देगी। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के एक्सपेरिमेंट ने इस बात को प्रूव किया कि लाइट अगर हायर फ्रिक्वेंसी की होगी तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट नहीं करवाएगी, वो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट करवाएगी विथ मोर एनर्जी। दोनों अलग अलग बातें, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट करवाना और मोर एनर्जी के साथ इजेक्ट आउट करवाना। ठीक, तो हायर फ्रिक्वेंसी की लाइट इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करवाएगी विथ हायर एनर्जी और हायर वेवलेंथ एम्पलीट्यूड की जो लाइट है वो इजेक्ट आउट करवाएगी इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा। ठीक, तो यहाँ पर मैंने एक कॉलम की फॉर्म में भी बना दिया है जो कि आप देख सकते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स जो क्लासिकल थ्योरीज थी उनकी प्रेडिक्शन थी कि ग्रेटर एम्पलीट्यूड होगा तो ग्रेटर एनर्जी होगी और हायर फ्रिक्वेंसी होगी तो हायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमिट होंगे उसमें से। लेकिन क्वांटम ऑब्जर्वेशन ये है इसकी बिल्कुल अपोजिट कि अगर हायर एम्पलीट्यूड होगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे और अगर हायर फ्रिक्वेंसी होगी तो हायर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट होंगे। ठीक है, उसके बाद एक साइंटिस्ट आया, वेल नोन साइंटिस्ट, whose name was Einstein. He said that if a beam of light has a bigger amplitude, अगर किसी भी लाइट का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, दिस मीन्स इट कंटेन्स मोर फोटॉन्स। ठीक, तो इसने इस बात को सही तरीके से एक्सप्लेन किया कि बेसिकली हायर एम्पलीट्यूड की लाइट इस वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट करवा रही है मेटल की सरफेस से, क्योंकि अगर वो हायर एम्पलीट्यूड की है तो इसका मतलब है कि उसमें ज़्यादा फोटॉन्स मौजूद हैं। इफ़ मोर फोटॉन्स स्ट्राइक विद द मेटल सरफेस, तो अगर ज़्यादा फोटॉन्स स्ट्राइक करेंगे मेटल सरफेस के ऊपर, देयर विल बी द मोर कोलिजन्स एंड मोर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस। ठीक है, तो बहुत क्लियर वर्ड्स मैंने आपको इस बात को एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से स्टेप वाइज डिस्कवरीज हुई और स्टेप वाइज जो थ्योरीज थी वो एक साथ कंबाइन होते होते फिर एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है। तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। द एनर्जी कंटेन्ड इन वन फोटोन डिपेंड ऑन इट्स फ्रिक्वेंसी। जो एनर्जी वो बेसिकली फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। दिस इज जस्ट लाइक प्लैंक्स क्वांटम ऑफ एनर्जी, जैसे कि प्लैंक्स क्वांटम एनर्जी में बताया था इज टू एच म्यू करके। तो सिंपली बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे एनर्जी जो है वो फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रही है। जो फॉर्मूला था इज टू एच म्यू, यानी कि एनर्जी जो है वो म्यू यानी फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो बिल्कुल वैसे ही जो है बताया गया यहाँ पे। सो लाइट विद अ हायर फ्रिक्वेंसी विल ट्रांसफर मोर एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स विच इज़ व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली। तो बिल्कुल वही बात कह रहे हैं ये यहाँ पर जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है कि इफ़ अ लाइट विल हैव हायर एनर्जी देन इट्स फ्रिक्वेंसी विल बी हायर। ठीक, इसका मतलब है कि अगर हायर एनर्जी की वेवलेंथ है, हायर एनर्जी की लाइट है, तो वो हायर एनर्जी प्रोवाइड करेगी मेटल की सरफेस को और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट नहीं करवाएगी, बल्कि हायर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स की उसकी सरफेस पर से इजेक्ट आउट करवाएगी।
ठीक। बट अगर हायर एम्पलीट्यूड की लाइट है तो हायर एम्पलीट्यूड का मतलब है कि नंबर ऑफ़ फोटॉन्स उस लाइट के अंदर ज़्यादा है। नंबर ऑफ़ फोटॉन्स अगर ज़्यादा हिट करेंगे मेटल की सरफेस पर से तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को मिट आउट करवाएंगे। मैंने नंबर ऑफ़ टाइम्स इस बात को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो आप बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझ गए होंगे। तो हेयर वी हैव डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ दिस क्वांटम मैकेनिक्स। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कि क्वांटम मैकेनिक्स की बेसिकली एप्लीकेशंस क्या हैं। हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ ही क्यों रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ कि क्लासिकल मैकेनिक्स अच्छी खासी चल रही थी, क्लासिकल फिजिक्स अच्छी खासी चल रही थी और फिर हम अचानक से क्वांटम फिजिक्स क्वांटम मैकेनिक्स लेकर आ गए और हमने ये कहा कि ये जो है जो प्रीवियस रूल्स थे वो फेल हो रहे थे और यहाँ पे ये रूल्स फॉलो हो रहे हैं। तो देख लेते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ दीज थ्योरीज। बेसिकली एक ट्रांजिस्टर की बात करते हैं। पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि व्हाट आर ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स आर बेसिकली टाइनी इलेक्ट्रॉनिक पीसेस इनसाइड द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर टाइनी इलेक्ट्रॉनिक पीसेस होते हैं ट्रांजिस्टर डेट स्टोर बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो कि इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं आपके कंप्यूटर में, ठीक है। तो उसको ट्रांजिस्टर कहते हैं। व्हेन अ ट्रांजिस्टर इज टर्न्ड ऑन, जब ट्रांजिस्टर टर्न ऑन होता है मतलब ऑन होता है ट्रांजिस्टर, तो इसका मतलब है कि वो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, ठीक। एंड द कंप्यूटर रीड दिस एज वन। जो आपके पास कंप्यूटर की लैंग्वेजेस होती हैं, हो सकता है आप लोगों ने स्टडी किया हो इसको 9th क्लास में। कंप्यूटर साइंसेस के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी पढ़ाया जाता है कि कंप्यूटर की लैंग्वेज वो 0 और 1 के दरमियान होती है। वो नंबर्स को जो है काउंट करता है, नंबर्स को स्टडी करता है। इसके अलावा वो कंप्यूटर किसी और लैंग्वेज को नहीं समझता। तो ट्रांजिस्टर जब इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करेगा, जब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, इसका मतलब है कि वो ऑन है उस वक्त, और उस वक्त कंप्यूटर 1 कंसिडर करेगा उसको। और जब ट्रांजिस्टर ऑफ होगा, इसका मतलब है कि कोई इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा, तो उस वक्त कंप्यूटर उसको 0 कंसिडर करेगा। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज है 1 और 0, जो कि कोड्स हैं बेसिकली ट्रांजिस्टर के ऑन या ऑफ को शो करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात ये है कि व्हाट डज दिस हैव टू डू विद क्वांटम मैकेनिक्स। इसका काम ही क्या है आखिर बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स में। तो देखते हैं, ट्रांजिस्टर्स आर मेड आउट ऑफ अ मटीरियल दैट इज सेमीकंडक्टर। ट्रांजिस्टर्स जो है वो सेमीकंडक्टर्स के बने हुए होते हैं। और सेमीकंडक्टर्स कौन से मटेरियल होते हैं? वो मटेरियल जो कि पार्शियली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, उसको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं, ठीक है। आपकी याददाश्त को रिपीट करने के लिए मैं आपको इस बात को बता दूं कि कंडक्टर्स वो होते हैं जो कि कम्प्लीटली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इंसुलेटर्स वो होते हैं जो कि बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, जबकि सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो कि पार्शियली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। So basically quantum mechanics tells us that an electron can only occupy certain energy level. Quantum mechanics हमें ये बात बताती है कि सारे के सारे एनर्जी लेवल्स पॉसिबल नहीं हैं। इलेक्ट्रॉन कुछ स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स को ही ऑक्यूपाई कर सकते हैं। इन सेमीकंडक्टर्स दीज लेवल्स आर रेफर्ड एज बैंड्स। सेमीकंडक्टर में वो जो जितने लेवल्स होते हैं उनको हम उन स्पेसिफिक लेवल्स को बैंड्स कहते हैं और रेंजेस ऑफ अलाउड एनर्जी लेवल कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन के लिए अलाउड एनर्जी लेवल्स कहते हैं, ठीक। अच्छा, बेसिकली मैं एप्लीकेशन बताने के लिए मैं आपको पूरा समझा रही हूँ, बैकग्राउंड बता रही हूँ कि होता क्या और उसमें उसकी एप्लीकेशन बता रही हूँ। डायरेक्टली मैं अगर आपको बताऊँगी तो आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक। तो मैं यहाँ से दोबारा रिपीट करती हूँ कि बेसिकली एप्लीकेशन में मैं आपको बता रही हूँ कि ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो स्मॉल टाइनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं जो कि एनर्जी को अपने अंदर या इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करती हैं। जब वो ऑन होती है तो कंप्यूटर्स को 1 रीड करता है, जब ऑफ होती है तो कंप्यूटर्स को 0 रीड करता है। और बेसिकली ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ठीक, जिसमें कुछ अलाउड एनर्जी लेवल्स ही पॉसिबल होते हैं। तो आगे चलते हैं, आगे कहते हैं कि व्हेन द सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड टू अ वोल्टेज दैट इज़ इनसाइड ऑफ द एनर्जी बैंड। अगर सेमीकंडक्टर ऐसे वोल्टेज से कनेक्टेड हो, ऐसी पावर सप्लाई से कनेक्टेड हो जो कि उस स्पेसिफिक एनर्जी को प्रोवाइड कर रहा हो ट्रांजिस्टर को या सेमीकंडक्टर को, जो जिसमें उसकी एनर्जी लेवल पॉसिबल है, पॉसिबल एनर्जी लेवल की एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वो, या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है पावर सोर्स। इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तब वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेगा। बट अगर ऐसा हो कि वट इज़ कनेक्टेड टू अ वोल्टेज आउटसाइड ऑफ द अलाउड एनर्जी बैंड, लेकिन अगर वो किसी ऐसे वोल्टेज सप्लाई से कनेक्टेड हो जो कि उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा हो एनर्जी लेवल के अलावा, यानी कि जो उसके अलाउड एनर्जी लेवल्स हैं उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो व्हाट विल हैपन? इट डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इट एक्ट एज इंसुलेटर, उस वक्त वो इंसुलेटर के तौर पर वर्क करेगा। दिस इज़ हाउ ट्रांजिस्टर्स टर्न ऑफ और ऑन।
जिसको कंप्यूटर जो है वो 1 और 0 कंसिडर करता है। आई एम रिपीटिंग अगेन, क्या होता है ट्रांजिस्टर की वर्किंग में कि अगर आपके पास कुछ जो वोल्टेज सप्लाई है वो ट्रांजिस्टर को उसके अलाउड एनर्जी लेवल के मुताबिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, देन इट विल बी एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट एंड इट विल बी शोइंग इटसेल्फ एज ऑन, जिसको कंप्यूटर 1 कंसिडर करेगा। ठीक, बट if the power or the voltage supply will supply electricity out of the band, or you can say out of the allowed energy level, then it will be showing itself as off. It will not conduct any electricity, right? And it will be read as 0 by the computer. ठीक, अब जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस हैं वो सब के सब ऐसे ही वर्किंग कर रहे होते हैं। ठीक, चाहे वो आपके कंप्यूटर में हो, आपके सेल फ़ोन में हो, आपके टेलीविज़न में हो, तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ी बात मैंने यहाँ पे लिख दी है, इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट दोज थिंग्स और विदाउट इंटरनेट। आप अपने वर्ल्ड को, अब इंटरनेट जो है वो बेसिकली आपकी ज़रूरत बन गई है। पहले जो है वो एक लग्जरी में आती थी, इंटरनेट एक लग्जरियस चीज़ में आती थी, बट अभी यहाँ पे एक ज़रूरत बन गई है आपकी इंटरनेट। ठीक है, एक नीड ऑफ टाइम बन गई है। तो अगर आप दुनिया को विदाउट इंटरनेट इमेजिन करें तो व्हाट विल हैपन? ठीक है, इट विल बी जस्ट एज डार्क वर्ल्ड। ठीक, तो बिल्कुल ऐसे ही आपके पास जो फिज़िक्स है, दिस वुड बी द वर्ल्ड विदाउट क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, जैसे अगर इंटरनेट के बगैर आप किसी दुनिया को कंसिडर कर रहे हैं तो बिल्कुल वैसे ही विदाउट क्वांटम मैकेनिक्स दुनिया होगी। ठीक है, so that was all about the introduction to the quantum mechanics. Thank you so much.